BCOS 186 Personal Selling and Salesmanship. Based on latest exam patterns, most important topics for December 2025. All questions will come from here. व्यक्तिगत विक्रय और विक्रय कला के बारे में आज हम पढ़ेंगे. टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे वो मैं आपको बताऊंगी. तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं. इसमें हमारे पास आता है व्यक्तिगत विक्रय क्या है और इसके बाद इसकी विशेषताएं हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्यक्तिगत विक्रय क्या है. ग्राहक और विक्रेता के बीच आमने सामने की सीधी बातचीत है जिसका उद्देश्य उत्पाद या सेवा बेचना है. जबकि इसकी विशेषताओं में दो तरफा संचार, लचीलापन, संबंध निर्माण और ग्राहक की जरूरतों के अनुसार बिक्री पिच को अनुकूलित करने की क्षमता शामिल है जिससे ग्राहक की शंकाओं को दूर किया जा सकता है. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक विक्रेता यानी सेल्स पर्सन संभावित ग्राहक के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करता है. उत्पाद या सेवा के बारे में बताता है, ग्राहकों की शंकाओं का समाधान करता है और उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करता है जिससे एक व्यक्तिगत संबंध बनता है और बिक्री पूरी होती है. यह है व्यक्तिगत विक्रय. इसमें हमें कस्टमर को सेटिस्फाइड करना बहुत ज़रूरी होता है और अपने जो भी हम प्रोडक्ट को जिसको सेल कर रहे हैं उसके बारे में बताना ज़रूरी होता है जिससे वो उसको खरीदे. तो उसके बाद है व्यक्तिगत विक्रय की विशेषताएं. इसमें पॉइंट्स आएंगे. पहला है व्यक्तिगत संपर्क, दो तरफा संचार, लचीलापन, संबंध निर्माण, सूचना का सीधा आग्रह. यह एक व्यक्ति से व्यक्ति संवाद है जहां विक्रेता और ग्राहक सीधे मिलते हैं. जब वो इस आपस में बातचीत करते हैं, बेचने वाला और खरीदने वाला, तो इनमें व्यक्तिगत संपर्क स्थापित होता है. उसके बाद है ग्राहक जब सवाल पूछते हैं और विक्रेता तुरंत जवाब देता है तो जिससे जानकारी का प्रवाह जो है वो सीधा होता है. विक्रेता ग्राहक की ज़रूरत और प्रतिक्रिया के अनुसार अपनी बिक्री रणनीति और संदेश को बदल सकता है. यह केवल बिक्री नहीं बल्कि ग्राहक के साथ सीधा विश्वास और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने पर केंद्रित है जो दीर्घकालिक हो सकता है. ग्राहक के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है और उनकी आपत्तियों का तुरंत समाधान होता है. ये सारे पॉइंट्स है, ये 5 पॉइंट्स है. 3-4 पॉइंट्स हम इसके और डिस्कस करेंगे. तो इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है. जो हम आपस में कस्टमर और सेलर से हमारी जो बातचीत होती है वही हमने लिखना है. उसके बाद है ग्राहक केंद्रित, अनुनाद और अनुनय, संकीर्ण कवरेज. संक्षेप में अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत विक्रय एक शक्तिशाली विपणन उपकरण है जो ग्राहक के साथ सीधा व्यक्तिगत और लचीला संवाद स्थापित करता है. इसके बाद आ जाएंगे क्रेता. क्रेता क्या है? क्रेता यानी कस्टमर. वह व्यक्ति है जो पैसे देकर कोई वस्तु या सेवा खरीदता है, जबकि उपभोक्ता वह होता है जो वो उस वस्तु या सेवा का वास्तव में इस्तेमाल करता है. अक्सर ये दोनों एक ही होते हैं, लेकिन जब कोई पिता बेटे के लिए खिलौना खरीदता है तो पिता क्रेता और बेटा उपभोक्ता होता है. यानी क्रेता लेन देन करता है और उपभोक्ता अंतिम उपयोगकर्ता होता है जो भुगतान करें या ना करें. यानी कि जब हम कोई चीज़, जैसे मान लो मैं घर की बड़ी हूँ और मैं अपने छोटे बच्चे के लिए कुछ खरीद के ला रही हूँ, तो उस वक्त मैं क्रेता हूँ और वो उपभोक्ता है जिसके लिए मैं वो चीज़ लेकर जा रही हूँ जो उसका यूज़ करेगा. तो हमें ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि क्रेता क्या है और उपभोक्ता क्या है. ये दोनों सेम पर्सन नहीं हो सकते हैं. हाँ, बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब हम अपनी लाई हुई चीज़ का खुद ही इस्तेमाल करते हैं तो हम ही क्रेता और हम ही उपभोक्ता हो जाते हैं. लेकिन मैक्सिमम चीज़ें ऐसी होती है जो हम लाते हैं और फिर हम उसको, क्रेता जो है वो रीसेलर भी हो सकता है. तो अब हम इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे, मुख्य अंतर हम इसके डिस्कस करेंगे. तो विशेषता ये है कि विशेषता में हमारा आ गया क्रेता और विक्रेता. हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. क्रेता जो है वह व्यक्ति होता है जो उत्पाद या सेवा को खरीदता है, यानी कि पैसों का लेन देन करता है. और उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो उस उत्पाद या सेवा का अंतिम उपयोग करता है, यानी उपभोग करता है.
दूसरा है खरीदारी के लेन देन पर केंद्रित होता है, भुगतान करता है क्रेता। क्रेता खरीदारी लेने भी जाता है और उसके पैसों को जो जितने का उसने लिया है वो पैसे पे करता है। और उत्पाद के उपयोग या कार्यक्षमता पर केंद्रित होता है उपभोक्ता। जिसके लिए लाए गए हैं या जिसने इस्तेमाल करना है वो हो गया हमारा उपभोक्ता। उसके बाद माता पिता जो बच्चे के लिए खिलौना खरीदते हैं, जैसे पिता ने कोई खिलौना खरीदा तो पिता क्या है, क्रेता। और बच्चा जो खिलौने से खेलता है वो क्या हो गया हमारा उपभोक्ता। आमतौर पर जो कीमत चुकाता है वो क्रेता है। कीमत चुकाना उपभोक्ता के लिए ज़रूरी नहीं है। वो किसी तरह की भेंट हो सकती है या उसके लिए किसी बड़े द्वारा या किसी दोस्त द्वारा खरीदा गया कोई भी सामान हो सकता है। उसके बाद है व्यक्तिगत उपयोग, पुनर्विक्रय या किसी और के लिए खरीदना, केवल उपभोग के लिए उपयोग करना। क्रेता जो है वो अपनी लाई हुई चीज को दोबारा से रीसेल भी कर सकता है, बेच भी सकता है। लेकिन जो भोक्ता होता है उसका जो भी सामान है वो सिर्फ जो वो उपयोग कर रहा होता है वो उपभोक्ता होता है। तो संक्षेप में अगर हम इसकी बात करें तो क्रेता यानी खरीदार है, जैसे माता पिता होते हैं, और उपभोक्ता वो है जो इस्तेमाल करता है। कंपनियां क्रेता और उपभोक्ता दोनों को खुश करने की कोशिश करती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति दोनों भूमिकाओं में हो सकता है या फिर अलग अलग भी हो सकता है। तो बस हमने सिर्फ इस बात को याद करना है कि क्रेता कौन है और उपभोक्ता कौन है। पॉइंट्स हम अपने आप लिख सकते हैं, अपने आप बना सकते हैं, समझदार हैं, बड़े हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम डेली बाजार में जाके कुछ ना कुछ खरीदते हैं, कभी मम्मी के लिए, कभी पापा के लिए। बच्चे भी क्रेता हो सकते हैं, जो बच्चे बड़े हो गए हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए अगर कोई गिफ्ट खरीद रहे हैं तो वो भी उस कंडीशन में क्रेता हो सकते हैं, और जिनके लिए वो लेके जा रहे हैं वो उपभोक्ता है। तो बस थोड़ी सी बात समझनी है, आप पूरा क्वेश्चन अपने आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं विक्रय प्रबंधन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विक्रय प्रबंधन का विकास, इसके महत्व, ये सब कुछ इसमें से कुछ भी आ सकता है, 20 नंबर का आएगा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम पढ़ते हैं विक्रय प्रबंधन, मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, प्रबंधन किसे कहते हैं, मैनेजमेंट को। तो विक्रय प्रबंधन का विकास प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता से हुआ, जिसमें नियोजन, निर्देशन और नियंत्रण के जरिए बिक्री टीम को संगठित करके बिक्री बढ़ाना, लागत घटाना और ग्राहक की संतुष्टि सुनिश्चित करना इसके मुख्य उद्देश्य है, ताकि कंपनी के लाभ और बाजार में हिस्सेदारी में वृद्धि हो सके। उसके बाद है विक्रय प्रबंधन का विकास। शुरुआती दौर पहले बिक्री सिर्फ उत्पादों को बेचने तक सीमित थी, लेकिन समय के साथ यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया बन गई। प्रतिस्पर्धा का दौर, बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने और लागत कम करने की जरूरत ने विक्रय प्रबंधन को के महत्व को बढ़ाया। रणनीतिक भूमिका, अब सिर्फ बेचना नहीं बल्कि बाजार रुझानों, ग्राहकों की ज़रूरतों और तकनीकी बदलाव के अनुसार खुद को ढालना भी है, ताकि नए उत्पादों को बाजार में लाया जा सके और निर्यात को बढ़ाया जा सके। तकनीकी एकीकरण, डेटा एनालिसिस और सीआरएम जैसे टूल्स के इस्तेमाल से बिक्री प्रबंधन और भी कुशल हो गया है। तो विक्रय प्रबंधन का टोटली जो काम है ओवरऑल, वो है उन्होंने मैनेजमेंट करना है कि कैसे हम कितने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उसको कैसे बेचेंगे, उसका रेट क्या होगा, और जो आजकल जैसे प्रतिस्पर्धा का दौर है मार्केट में, उसके बारे में भी इसमें डिस्कशन होती है। तो विक्रय प्रबंधन के उद्देश्य राजस्व बढ़ाना, बिक्री टीम का नेतृत्व करना, कुशल संचालन और रणनीति बनाना है। तो बिक्री की मात्रा और कंपनी के लाभ को अधिकतम करना यानी राजस्व बढ़ाना, और बिक्री टीम का जो नेतृत्व है वो प्रेरित करना, प्रशिक्षित करना और सही दिशा देना, ताकि वे प्रभावी ढंग से काम कर सके। कुशल संचालन, बिक्री प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और संसाधनों जैसे मानव शक्ति और समय का सही उपयोग करना। रणनीति बनाना यानी बाजार की जरूरतों के हिसाब से बिक्री रणनीतियां बनाना और उन्हें लागू करना। जैसा बाजार में चल रहा है उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना भी हम इसे कह सकते हैं। तो
विक्रय प्रबंधन के उद्देश्य के ये कुछ पॉइंट्स हैं, आगे और भी हम डिस्कस करेंगे। आप ध्यान रखिए कि ये कौन कौन से पॉइंट है। पॉइंट याद रखिए, आपको याद आ जाएगा कि आपने लिखना क्या है। तो ग्राहक से संबंध बनाना, कस्टमर रिलेशनशिप, सबसे मेन पॉइंट ये होता है जब हम किसी ग्राहक से संपर्क बनाते हैं तो वो अगेन एंड अगेन हमारे ही पास आता है। उन्हें हम पर भरोसा है कि हम उन्हें कोई भी गलत सामान नहीं देंगे। तो ग्राहकों की ज़रूरतों को समझना और उन्हें पूरा करना, जिससे ग्राहक निष्ठा यानी ग्राहक की जो लॉयल्टी बढ़े। प्रदर्शन मापन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर टीम और व्यक्तिगत प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन करना। समन्वय, कोऑर्डिनेशन, मार्केटिंग और अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करना ताकि कंपनी के समग्र लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो इसके बाद जब हम क्रेता और विक्रेता के बारे में पढ़ते हैं तो हमें क्रय और विक्रय का भी पता होना बहुत ज़रूरी है। इसको हमें बहुत विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमें ये क्लियर होगा ना, डाउट क्लियर होगा कि क्रय क्या है और विक्रय क्या है, तो हम जो है इस क्रेता और विक्रेता के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकेंगे। तो क्रय होता है परचेज। क्रय का अर्थ है पैसे देकर कोई वस्तु या सेवा प्राप्त करना, यानी कि खरीदना। जबकि विक्रय का अर्थ है सेल। इसमें हम पैसे के बदले वस्तु या सेवा देना, बेचना। क्रय क्रेता बायर के दृष्टिकोण से होता है, जिसमें वह मालिक बनता है, जबकि विक्रय विक्रेता सेलर के दृष्टिकोण से होता है, जिसमें वह स्वामित्व हस्तांतरित करता है और पैसे कमाता है। जैसे एक क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए क्रय आदेश यानी कि परचेज ऑर्डर भेजता है और विक्रेता विक्रय आदेश यानी सेल ऑर्डर के साथ पुष्टिकरण करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आएगा नहीं आएगा इसका मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि अगर आपका क्रय और विक्रय का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप क्रेता और विक्रेता के बारे में आराम से लिख सकते हैं। तो पैसे के बदले वस्तु या सेवा अधिकृत करना यानी कि खरीदना, अधिग्रहित करना क्रय हो गया, और पैसे के बदले वस्तु या सेवा देना बेचना हो गया। ठीक है, तो ये परचेज और सेल हो गया, परचेज और सेल। हालांकि जो विक्रय कर रहा है वो उस वक्त का जो ओनर होता है, लेकिन वो किस लिए खरीद रहा है? सेल करने के लिए खरीद रहा है। तो इसमें जो है आपको मतलब टॉपिक को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक कंपनी द्वारा कच्चा माल खरीदना और एक कंपनी द्वारा तैयार उत्पाद को ग्राहक को बेचना, क्या हो गया? सेल हो गया, विक्रय हो गया। क्रय हो गया परचेज और विक्रय हो गया सेल। तो इस तरह से हम ना इसके जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ सकते हैं। इसको हम ज़्यादा लंबा डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं करना है। हम पहले ही क्रेता और उपभोक्ता के बीच में जो है कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर चुके हैं। तो आगे चलते हैं। अगर हम संक्षेप में इसकी बात करें तो जब आप कोई खरीदते हैं, जब आप खरीदते हैं, आप पैसे देते हैं और सामान लेते हैं तो आप मालिक बनते हैं। और जब आप बेचते हैं, आप सामान देते हैं और पैसे लेते हैं, आप स्वामित्व को छोड़ते हैं। यह अंतर व्यापारिक लेन देन के दो अलग अलग पहलुओं को दर्शाता है, जहाँ एक पक्ष खरीदता है और दूसरा बेच देता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं एक दुकानदार हूँ, मैं जहाँ से सामान ला रही हूँ, ठीक है, वहां पे मैंने क्या किया, पैसे दिए और मैंने खरीदा। लेकिन जब मैंने उसी सामान को आगे बेच दिया तो मैं उसकी जो मैं ओनर थी, जो मैंने लिया था, वो मैंने छोड़ दिया। तो बस इतनी सी बात आपको समझनी है। उसके बाद है विक्रय संपन्न करने की तकनीक। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, टिप्पणी भी आ सकती है और ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। 10 का भी आ सकता है, 20 का भी आ सकता है। जैसे मैंने सैम्पल पेपर्स देखे तो मैं देख रही हूँ उसमें एक क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और उसको 10 मार्क्स का दिया हुआ है। तो विक्रय संपन्न करने की तकनीकों, सेल्स क्लोजिंग टेक्निक्स में ग्राहक की ज़रूरतों को समझना, उत्पाद के लाभों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना,
आपत्तियों को संभालना और हाँ कहने के लिए प्रोत्साहित करने वाली रणनीतियाँ शामिल है, जैसे कि अभी नहीं या कभी नहीं, या फायदे नुकसान की सूची बनाकर निर्णय लेने में मदद करना, और अंत में संबंध बनाए रखना। विक्रय प्रक्रिया के मुख्य चरण है किसी भी तकनीक से पहले एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करना महत्वपूर्ण है। इसमें है संभावित ग्राहकों की पहचान, सही ग्राहक ढूंढना, आवश्यकताएं जानना, प्रस्तुति, आपत्तियों का समाधान, समापन और संबंध बनाए रखना। इसमें ग्राहक की समस्याओं और इच्छाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। उत्पाद को ग्राहक की ज़रूरतों के हिसाब से दिखाना, मतलब कस्टमर को जो चाहिए आपको वही उनको दिखाना है, उसे हम प्रस्तुति कहेंगे। आपत्तियों का समाधान, ग्राहकों के संदेह को दूर करना। अगर उन्हें कोई डाउट है प्रोडक्ट को लेके तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उनका डाउट क्लियर करें, तभी आप अच्छे एक सेल्स पर्सन है, एक अच्छी आप में बिक्री की करने की क्षमता है। समापन, डील को पक्का करना और संबंध बनाए रखना। बिक्री के बाद भी संपर्क में रहना। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और ये क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी वो लोग घुमा के तोड़ मरोड़ के दे देते हैं क्वेश्चन को कहीं ना कहीं से, तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। के बाद हमारे पास आ जाती है टिप्पणियाँ, जिसमें आपके पास आदेश बुक यानी ऑर्डर बुक आएगा, कैश मेमो, टूर डायरी, इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो हमें इसको भी डिस्कस करना है, पढ़ना है। तो आदेश बुक सभी उत्पाद स्तरों के लिए क्रय और विक्रय के आदेश का एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर है। इसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और इसे एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड माना जाता है, जिसमें कंपनी द्वारा बाजार में पेश किए गए उत्पादों के सभी विवरण होते हैं। आदेश बुक सेल्स पर्सन को किसी विशेष अवसर पर उत्पादों की स्थिति की जांच करने में सहायता करती है। आदेश बुक ने उन कदमों पर महत्वपूर्ण रूप से काम किया है जिन पर आदेश लिए गए हैं, यानी कि जो भी हमारे पास ऑर्डर आता है, हमने क्या क्या सामान लाना है, उसे हम आदेश बुक में लिखते हैं। उसके बाद है कैश मेमो। कैश मेमो, यदि उत्पाद वास्तविक नगद या विक्रय किए जाते हैं तो सेल्स पर्सन एक मनी रिमाइंडर तैयार करता है। यदि क्रेडिट विक्रय की घटना होती है तो एक रसीद पहले से ही तैयार की जाती है, यानी कि अगर हम किसी को उधार देते हैं तो हम उसका एक पूरा लिखते हैं कि इसका नाम क्या है, कस्टमर का फ़ोन नंबर क्या है, और उसे हमने क्या बेचा है, कितनी तारीख को बेचा है, वो सब लिखने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं वो है कैश मेमो। उसके बाद है टूर डायरी। एक टूर डायरी में विक्रय प्रतिनिधि द्वारा रखी गई एक छोटी सी किताब है टूर डायरी, जिसमें एक निश्चित अवधि के दौरान उसके द्वारा किए गए सौदों के दौरे की सूक्ष्मताएं होती हैं, जैसे कि वह कौन से शहर या कौन से देश या कौन से राज्य में सामान लेने के लिए गया, कितनी तारीख को गया, और उसने कौन सा व्हीकल यूज़ किया आने जाने के लिए, और आने जाने पे होने वाला खर्च क्या था। उसके बाद ग्राहकों का नाम और विवरण, किस किस ने उससे सामान मंगवाया था। तो ये सब हम ना अपनी मतलब टूर डायरी जो होती है उसमें ये सब लिखा जाता है, क्योंकि एक सामान जो है, जो प्रोडक्ट तैयार होता है, हम उसे लेने जाते हैं, उसका जो खर्चा है, किस में जा रहे हैं आ रहे हैं, वो सब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ % है जो उसमें ऐड होता है, क्योंकि वो भी हमारा खर्चा है। तो ये सब एक टूर डायरी में लिखा जाता है। बस इतना ही है इसमें, थोड़ा बहुत आप अगर आपको अगर ये समझ आ गया है तो आप इसे लिख सकते हो। 5 नंबर का आएगा कि 10 नंबर का आएगा, उस हिसाब से आपने लिखना है। ऊपर दिया होता है कितने शब्दों में लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, पेजेस भरने का काम करते हैं। बाई चांस कोई ऐसा पेपर चेक करने वाला आ गया जो शब्दों को पढ़ेगा, तो जो आपने लिखा है ना इतना, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पॉइंट ये है कि आप कुछ ना कुछ पढ़ के जाइए, और जो आपने लिखा है उसका कुछ मतलब भी होना चाहिए। अगर आपको मान लो आदेश बुक समझा दिया है, आता है, तो आप उससे रिलेटेड उसको बड़ा बना सकते हो, अपने शब्दों में लिख सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आगे आप खुद बना सकते हो, खुद लिख सकते हो। हम सभी सामान खरीदते भी हैं, कई तो बेचते भी हैं,
तो ये जो सामान खरीदने का सिलसिला है क्रय विक्रय का, ये शुरू से चला आ रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है।